सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय चैनल VSK। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड की इंटर कन्वर्शन सिखाई थी। अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है लिक्विड टू गैस एंड देन गैस टू लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आपने एक बीकर में पानी ले लिया, कुछ थोड़े अमाउंट में वाटर ले लिया एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग इट। अब आप हीट करेंगे तो ये थर्मामीटर है, इसमें भी टेम्परेचर राइज करेगा। पानी गर्म होगा तो थर्मामीटर भी तो दिखाएगा ना टेम्परेचर इतना इतना। मान लीजिए टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, आपने हीट करना शुरू किया 70, 80, 90 और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा उसके बाद आप हीट दे रहे हैं, तब भी टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज होता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हीट दे रहे हैं तब भी टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा? व्हाट इज दिस? सो स्टूडेंट, होता क्या एक्चुअली आप समझिए। जब आप हीट देते हैं तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी इनको मिली। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मूव कर रहे थे, अब ये थोड़ा फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, इनकी एनर्जी में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो गया। अब देखो ये मूव करके ज्यादा दूर नहीं जा रहे, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी में मान लीजिए इंक्रीज हो भी रहा है इनका। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस आते आते इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये अपनी जगह को लीव करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कैसी फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं? गैस फॉर्म में, और दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 100 डिग्री जैसे ही अटेन होता है टेम्परेचर, वेपर बनने शुरू हो जाते हैं लिक्विड के। ठीक है, उसके बाद जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो एनर्जी कहां यूज होती है? आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वो इन पार्टिकल्स को दूर करने में यूज होती है। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के इतना हो गया भी, यहां पर सब भागेंगे, बस अब पहुंच गए, बस अब हमारा काम है, तो दूर दूर हो गए पार्टिकल, बस अब ये गैस बनने की उसमें है। तो जैसे गैस बनना शुरू कर देते हैं, वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो हीट यूज होती है इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ताकि ये दूर दूर जा सके। इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि थर्मामीटर में शो नहीं होते। जब तक ये वेपर में चेंज होता रहेगा, मतलब जितने टाइम तक स्टेट चेंज होती रहेगी, थर्मामीटर में वो हीट शो नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट, मतलब छुपी हुई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब स्टूडेंट देखिए, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हुआ, वेपर्स बनना शुरू हुआ, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, पानी उबलना शुरू कर देता है, वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन कुछ अलग चीज है, वो हम बाद में इन दोनों में डिफरेंस आपको बताएंगे। फिलहाल आप बॉइलिंग को समझिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि प्रेशर से भी स्टेट चेंज हो सकती है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 किलोग्राम अगर आपने द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, अगर आपने इनटू वेपर्स, गैस नहीं बोलना सुन, फर्क है, वेपर्स बोलना, मैं फर्क बताऊंगा आपको बाद में। इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 किलोग्राम आपने लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैं बार बार कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद जो हीट होती है वो लेटेंट हीट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद नहीं बढ़ेगा, पहले बढ़ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी होती तो पार्टिकल तो कब के भाग जाते। ठीक है, इसलिए वो हीट क्रिएट नहीं हो पाती और वो थर्मोमीटर में शो नहीं होती, क्योंकि वो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। पिछली वीडियो वाला सेम ही है, उसे समझ लीजिएगा। सो इसकी वैल्यू होती है, अगर वाटर के लिए बात करो, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, इतनी एनर्जी चाहिए। अगर पानी की बात करते हैं, 1 किलोग्राम पानी को अगर आपने चेंज करना है वेपर्स में, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी आपको चाहिए। जूल्स एनर्जी की यूनिट है। अब देखिए, दो तरह के लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जो लिक्विड एकदम से वेपराइज हो जाते हैं, मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उनको वेपर में चेंज करने के लिए, मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। देखो, वोलेटाइल मींस जो एकदम से वेपराइज हो जाएंगे, मतलब उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने से ही वेपराइज हो जाएंगे, उन्हें बोला जाता है वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसे ईथर और एसीटोन। और जिन लिक्विड्स को मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तब जाके वो वेपराइज होंगे, उन्हें बोला जाता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब इन्हें हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर्स में चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ग्लिसरीन। So now students, we are going to discuss the
द अदर पार्ट दैट इज लिक्विड से गैस में हमने चेंज कर लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात भी हमने स्टूडेंट्स कर ली। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने पहले बात की थी कि आइस और वाटर में से कौन ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में, हमने बात की थी कूलिंग की, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि जो आइस है वो ज्यादा बढ़िया है कूलिंग करने में। अब कंपैरिजन है स्टीम का और बॉइलिंग वाटर का। देखो, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होना शुरू करता है, ठीक है। इस बात को आपने समझना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम मतलब गैस और लिक्विड इकट्ठा एग्जिस्ट करते हैं, वेपर्स और लिक्विड, ठीक है, दोनों। जैसे 0 डिग्री पे आइस और वाटर इकट्ठा था, वैसे ही 100 डिग्री पे दिस बॉइलिंग वाटर एंड द वेपर्स इकट्ठा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज्यादा इफेक्टिव कौन है? देखो, जो स्टीम होती है, देखो लिक्विड चेंज हुआ गैस में या वेपर्स में, मैं कहूं वेपर्स में चेंज हुआ। अब आप खुद समझिए, लिक्विड लेटेंट हीट ली लिक्विड ने, दूर दूर गए पार्टिकल, तब वो स्टीम बना। तो स्टीम के पास तो लिक्विड के मुकाबले ज्यादा लेटेंट हीट हुई, ज्यादा हीट हुई, क्योंकि अब वाटर के पास वो लेटेंट हीट नहीं है, वो लेटेंट हीट किसके पास शिफ्ट हो गई है? स्टीम के पास। इसका मतलब स्टीम हैज मोर हीट बिकॉज इट ऑल्सो हैव लेटेंट हीट। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली हीट, स्टीम और वाटर दोनों 100 पे है, और एक्स्ट्रा लेटेंट हीट भी है स्टीम के पास। तो स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग। इसलिए हमारा, अगर हम हाथ जैसे गर्म पानी में हाथ डाले बॉइलिंग में, या फिर स्टीम के आगे हाथ रखें, तो स्टीम के केस में हमारा हाथ ज्यादा जल जाता है। क्वेश्चन था व्हाई स्टीम कॉजेज मोर सेवर बर्न्स, ज्यादा हाथ इसलिए जलता है, मैंने आपको कारण बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इंप्योरिटीज है ना पानी में, देखो हमने मान लिया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो चलो फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप उसमें इंप्योरिटीज डाल देंगे, ठीक है, तो उसको बॉईल होने में टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इंप्योरिटीज से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। वाटर का 100 है, सबका 100 नहीं है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब प्रेशर की बात कर लो, अगर प्रेशर ज्यादा है, देखो मान लो आप सी लेवल पे हैं, ठीक है, आप उन एरियाज में हैं जो नीचे की तरफ है थोड़ा, ठीक है, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर होता है सी लेवल पे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेशर को कम करते हैं, मान लीजिए माउंटेन्स में चले जाते हैं जहां एयर कम होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है, तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो वहां पर अगर सब्जियां पकाने लगे हैं माउंटेन्स पे, तो वहां पर बहुत टाइम लग जाता है खाना पकने में। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, उनको थोड़ा सा पता नहीं चलता किस टाइम सब्जी पक जाएगी, तो उन्हें आराम आराम से पकानी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे एकदम पानी बॉईल हो जाएगा, सब्जी कच्ची रह जाती है, ठीक है। तो वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। यहां पर तुम्हें पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस तो काफी बॉइलिंग पॉइंट है, काफी टेम्परेचर है, वहां पर कम होता है, तो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और कम होने से कम हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है माउंटेन्स वाला भी, तो मैंने आपको बता दिया। अब है चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड। जैसे लिक्विड गैस में चेंज हुआ ना स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि लिक्विड गैस में चेंज हुआ वेपराइजेशन, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल दूर दूर गए, गैस बन गया। उल्टा भी हो सकता है, अगर हमने गैस को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम उसे ठंडा कर दें गैस को, ठीक है, टेम्परेचर घट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, पार्टिकल नजदीक नजदीक आना शुरू कर देंगे, तो वो कौन सी फॉर्म ले लेंगे? लिक्विड की। कौन सी फॉर्म ले लेंगे? लिक्विड की। तो अगर आप गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंडेंसेशन, ठीक है। टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या कंडेंसेशन आपने पहले कभी सुना? क्लास 6 में सुना स्टूडेंट कंडेंसेशन। आपके पास अगर मान लो कोई ठंडा पानी का गिलास है ना, मान लीजिए इफ यू हैव अ ग्लास, मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक है, और वो बहुत ठंडा पानी है उसमें, और गर्मी के दिन है, तो आप देखेंगे गिलास के बाहर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, गिलास के बाहर वाले सरफेस पे। अब वो पानी के ड्रॉपलेट गिलास के बाहर वाले सरफेस पे कहां से? गिलास में से तो पानी गया नहीं बाहर, जो गिलास के आसपास वेपर्स थे ना या गैस थी, तो जब वो कोल्ड था पानी पूरा गिलास के अंदर, तो आसपास की जो गैस थी वो लिक्विड में चेंज हो गई कंडेंसेशन की वजह से। इसलिए इसके बाहर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं गिलास के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। So student, now we are going to discuss the next topic, that is sublimation। तो स्टूडेंट sublimation का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा अजीब है सुनने में कि सॉलिड सीधा गैस में चेंज हुआ। समटाइम इट हैपन दैट सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। ये तो हमने सुना है कि सॉलिड लिक्विड बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो गैस बन जाएगा, लेकिन समटाइम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस।
और गैस डायरेक्टली चेंज इनटू अ सॉलिड, तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए या गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। लिक्विड में चेंज नहीं होना, सीधा होना गैस में चेंज। सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि सारे सब्सटेंस अपने आप, सारे क्यों नहीं होते, देखो ओनली दो सब्सटेंसेस हुज वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे बात करूं किसी चीज ने गैस में चेंज होना है, वो तभी चेंज होती है जब उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उस सब्सटेंस में से बन के और बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, अगर वो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो गया फिर तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, तब तो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो सब्सटेंस जिनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है मच बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले ही, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होने से पहले ही उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो कुछ सब्सटेंसेस है जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, आयोडीन कैम्फर कपूर को कहते हैं, ठीक है। ड्राई आइस, ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहा जाता है। कैम्फर कपूर आपने वो हवन में डालते हैं, छोटी सी चिक्की सी देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है। अभी एग्जांपल देखिए, यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया गया, फनल को उल्टा रखा गया, कांच की फनल है ये, नीचे से गर्म कर रहे हैं, ये पेपर लगाया हुआ उल्टा रखा हुआ फनल को। अब जैसे हम गर्म करेंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के, क्योंकि ये सबलाइम होगा, वेपर्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। देखो यहाँ गर्मी थी, यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले तो कोल्ड होगा ना, तो यहाँ जाके ये गैस दोबारा सॉलिड बन जाएगी। तो यहाँ से ये NH4Cl वेपर में चेंज हुआ, यहाँ जाके दोबारा सॉलिड बनकर यहाँ थोड़ा सा चिपक गया अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है इस चीज का, देखो गैस सॉलिड गैस में और गैस फिर सॉलिड में चेंज हो गई। अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसमें इंप्यूरिटीज हैं, उसमें जो मान लो NH4Cl में कुछ और चीजें भी डली हुई हैं। NH4Cl मुझे पता है इस टेम्परेचर पे सबलाइम हो जाएगा, लेकिन इंप्यूरिटीज तो नहीं ना होंगी, तो NH4Cl यहां इकट्ठा हो जाएगा सबलाइम होके, इंप्यूरिटीज नीचे रह जाएंगी। तो प्यूरिफिकेशन में काम आता है, डीप फ्रीजिंग में काम आता है। देखो ये, क्योंकि जहां पर हम जाते हैं कि ज्यादा ठंड रहे, जैसे डीप फ्रीजर्स होते हैं, वहां ये काम आती है टेक्निक। जो स्नो मेल्ट होने की बजाय सीधा गैस में चेंज हो जाती है कई ठंडे इलाकों में, उसे भी हम कहते हैं कि सब्लिमेशन ही है। डीप फ्रीजिंग वगैरह में तो काफी जगह इसका यूज स्टूडेंट्स है। उसके बाद है, अब क्या गैस, अब देखो ये सब्लिमेशन होगा, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। वैसे गैस से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है, अगर गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो रही है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है सब्लिमेशन। तो देख लो किसी किसी बुक्स में लिखा होता है, आपने देख लो समझना है तो। उसके बाद है, गैस जो है ना उसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। फिर क्या, ठंडा कर तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लेकिन हर एक गैस लिक्विड में चेंज तो नहीं ना होती, इतना आसान नहीं है ना। आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हो गैस को लिक्विड में, दो मेथड याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा। या तो टेम्परेचर कम कर दो, गैस के पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, जैसे कि कंडेंसेशन है। दूसरा, अब गैस का प्रेशर बढ़ा दो। देखो ये गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये मैंने पिस्टन से प्रेशर बढ़ाया, नजदीक नजदीक आए गए, थोड़ा सा लिक्विड में कह सकता हूं बन चुके होंगे, और प्रेशर बढ़ाओगे और नजदीक आ गए तो सॉलिड बन जाएंगे। तो प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से, दोनों तरीकों से आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सुनिए, ये दो मेथड आपने ध्यान रखनी है। जो ड्राई आइस की मैं बात करता हूं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी जो आप ये देखो कि जो गैस होती है बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के ठंडा करके उसको सॉलिड की फॉर्म दी जाती है, तभी वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ड्राई आइस ऐसी आइस होती है, आप हाथ लगाओगे आपका हाथ गिल्ला नहीं होगा, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती, सीधा गैस में चेंज हो जाती है। इसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है, क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा तो ये सीधा गैस में चेंज होना शुरू कर देगी, फिर वो आपके काम नहीं आएगी। जहां तक मुझे पता है, ये डीजे वाले या फिर कई मैरिजेस में भी इसका यूज किया जाता है। वो जो इफेक्ट नहीं आता, स्मोक इफेक्ट, कई जगह यूज किया जाता है, मैं सब जगह नहीं कह रहा। तो स्टूडेंट, ये सब कुछ था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। एक टॉपिक रह गया इवेपोरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।